चलिए, नाउ वी विल गो फॉर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। वी हैव अ मेम्ब्रेन इन विच मैनी टिनी पोर्स आर प्रेजेंट। बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। अब इस साइड में हमने सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। दिस साइड वी हैव अ सॉल्यूशन। आपको मालूम है सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट और अदर इज सॉल्वेंट। पार्टिकल का साइज किसका बड़ा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का। अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा के एक शरबत बना लिया है तो शुगर के पार्टिकल जो घुलने के बाद है उनका साइज बड़ा होगा या वाटर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होगा और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा होता है हमेशा, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्यूशन हमने इस साइड रखा हुआ है, ये एक मेम्ब्रेन है और सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा है। अब क्या होगा, क्योंकि इसके जो पोर्स हैं ना वो भी बहुत छोटे हैं, तो वो इन सॉल्वेंट पार्टिकल को तो निकल जाने देंगे इसमें से, ओके, फ्लो हो जाने देंगे, सॉरी, इनको फ्लो होने देते हैं। लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर इन साइज, जिसकी वजह से दे कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, वो इसमें होके पार नहीं हो पाएंगे। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने से रोक देती है लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है। एक ऐसी मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू फ्लो and does not allow solute particles to flow है, इज कॉल्ड एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब ही क्या है, आधा परमिएबल। आधा तो है ही, सॉल्यूशन के आधे पार्टिकल को जाने दे रही है, आधों को नहीं जाने दे रही है। सॉल्वेंट पार्टिकल को तो जाने देती है, क्यों, क्योंकि इसके होल्स बहुत छोटे हैं, जो पोर्स हैं इसमें, और ये भी छोटे पार्टिकल है तो ये निकल जाएंगे, ये पार्टिकल बड़े तो नहीं निकल पाएंगे। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो छोटे पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल को तो जाने देती है और सॉल्यूट पार्टिकल को जाने से रोक देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अलावा जरा लिखो पहले एक लाइन, द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू फ्लो, द मेम्ब्रेन विच अलाउ only solvent particles to flow is called SPM, is called SPM। अच्छा, अगर हम बात करें SPM के बारे में तो SPM is of two types। एक तो होती है नेचुरल SPM, वन इज नेचुरल SPM और सेकेंड इज आर्टिफिशियल SPM। नेचुरल एसपीएम कहाँ मिलेगी साहब, तो इट इज फाउंड इन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उनमें ये मिलती है, ठीक। लेकिन ये जो है ये बनाई जाती है, तो इट इज मेड ऑफ, कौन से कंपाउंड से बनाई जाएगी, इट इज मेड ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक। इसका फॉर्मूला होगा Cu2Fe(CN)(6), ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर ऑन। एक चैप्टर है हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दैट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका नाम ऐसे कैसे आया वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल बस इतना याद कर लो कि ये कॉपर फेरोसाइनाइड है, इसका फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो एसपीएम दो तरह की हमारे पास है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल एसपीएम एनिमल सेल, प्लांट सेल में मिलती है और ये हम बना सकते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस। देखो, मान लो हमने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और ये हमने बीच में क्या लगा रखी है, दिस इज एसपीएम,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड में हमने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, दिस साइड इज फिल्ड अप विद दी सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है और दिस इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये साइड में जो सॉल्यूशन है दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कुल मिला के बात यह है, जैसे कि मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, वो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, वो तो इस साइड में भर दिया, और जो बहुत पतला सॉल्यूशन है वो इस साइड में भर दिया, बीच में क्या लगा दिया, एसपीएम, दिस इज एसपीएम। तो क्या लगता है, ये भी वाटर और सॉल्यूट से मिलके बना हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, ये भी इसमें ये भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना हुआ है, बट इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, ये बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है, बहुत ही पतला सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर पार्टिकल इस साइड में जाना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या लगता है, बोलो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। अरे ये पढ़ रखा है आपने 9th क्लास में, 9th 10th में भी पढ़ाते हैं इसको। तो जैसे कि मान लो अगर हमारे पास अंगूर है, अंगूर जो ग्रेप्स होते हैं उसके अंदर का जो लिक्विड है वो थोड़ा पतला ही होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, और अंगूर को अगर हम चाशनी के अंदर डाल दें, चाशनी के अंदर, चाशनी समझते हो ना, चीनी को पिघला के हमने चाशनी बना दी, वो बहुत गाढ़ी होगी, तो अगर हम अंगूर को डाल दिया चाशनी के अंदर तो क्या होगा मुझे बताओ। तो जो अंगूर के अंदर का जो लिक्विड है, जो कि बहुत पतला लिक्विड है, जो डाइल्यूट है, वो वहां से निकल के वाटर कहाँ जाएगा, चाशनी की तरफ चला जाएगा और अंगूर पिचक जाता है। तो वाटर हमेशा कहाँ मूव करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। ये वाटर पार्टिकल का क्या है, नेचर है। द वाटर पार्टिकल ऑलवेज मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब ये वाटर पार्टिकल यहाँ से जब निकलेंगे तो किस पे होकर निकलेंगे, एसपीएम से होके, और ये अपने आप ही तो जा रहे हैं, हम थोड़ी इनको भेज रहे हैं इधर से, क्या हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अपने आप ही तो जा रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। किससे होके जा रहे हैं, थ्रू एसपीएम। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस माने अपने आप होने वाला, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत, ये डायग्राम बनाइए और ये लिखिए। तो वाटर पार्टिकल विल मूव फ्रॉम, या सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ, यहाँ पे हमने ये दिस इज वन पिस्टन, ठीक है, ये इस तरह का एक पिस्टन हमने लगा दिया, ओके। अब क्या होगा, जब वाटर पार्टिकल इधर से इधर की तरफ जाएंगे, जब वाटर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और ये ऊपर की तरफ, भाई जब वाटर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका जो लेवल है वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जब पानी इधर से इधर जाएगा तो इसका लेवल ऊपर जाएगा, लेवल ऊपर जाएगा तो नीचे से पिस्टन पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स आया किसकी वजह से है, ऑस्मोसिस की वजह से। अगर ये ऑस्मोसिस नहीं हो रहा होता, वाटर पार्टिकल एसपीएम से होके इधर से इधर नहीं जा रहे होते, तो क्या नीचे से कोई फोर्स लगता, नहीं लगता। तो पिस्टन पर एक नीचे से फोर्स लग रहा है, और दैट फोर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर लग रहा है नीचे से, इसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं समझ पा रहे। अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे, और काम ये करना है कि मैं ऊपर से भी एक प्रेशर लगा दूं, और ऊपर वाला प्रेशर अगर नीचे वाले प्रेशर के बराबर हो तो क्या होगा, तो क्या ये हमारा पिस्टन है ये ऊपर जा पाएगा, फिर नहीं जाएगा।
भाई नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है, देखो यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर पार्टिकल इधर से इधर जा रहे हैं। जब वाटर पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे तो इसका लेवल ऊपर जाएगा, तो नीचे से एक प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ। जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि ये किससे क्रिएट हुआ है? ऑस्मोसिस से। ठीक, अब अगर हम क्या करें कि ऊपर से भी एक प्रेशर लगा दें जो कि इसी प्रेशर के बराबर हो, तो फिर क्या होगा? जो ऊपर से प्रेशर हम लगा रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं P, और इट इज एक्सटर्नल प्रेशर। दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर ऊपर से लगने वाला प्रेशर भी इसी के बराबर हो तो ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा। जब ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा तो ये पार्टिकल जो इधर से इधर आ रहे हैं उनको इधर स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो ये पार्टिकल इधर आना भी बंद हो जाएंगे और ऑस्मोसिस रुक जाएगा ना। तो अब डेफिनेशन ये है, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन हमको लिखेंगे। डेफिनेशन किसका लिखना है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो मैं ये बोल सकता हूँ, प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM, a pressure that is applied to stop the osmosis is equal to osmotic pressure। बोलो, अब नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है उसको तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से हम कितना लगा रहे हैं उसको तो मेजर कर सकते हैं। तो ऊपर से जो प्रेशर आप लगा रहे हो, अगर आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि वो नीचे वाले के बराबर हो गया, अगर आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि इसका ऊपर जाना बंद हो गया, ठीक, और ऑस्मोसिस रुक गया, तो ऊपर से जो प्रेशर लगाया है वो प्रेशर किसके बराबर होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेशन क्या रहेगी? अ प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू ऑस्मोसिस, अ प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ही रुक जा रहा है, इज कॉल्ड इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो किस प्रेशर के बराबर होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, जो प्रेशर यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर पार्टिकल इधर से इधर तो जा ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ पार्टिकल इधर से इधर नहीं आ रहे होंगे? भाई बीच में तो SPM है, SPM सॉल्वेंट पार्टिकल को तो रोकती नहीं है, तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो वाटर पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादा इधर जा रहे होंगे। नेट रिजल्ट इधर ही है, कम इधर आ रहे होंगे, ज्यादा इधर ही जा रहे होंगे। तो ऑस्मोसिस के बारे में अगर पूछा जाए कि इट इज यूनि डायरेक्शनल फिनोमिना और बाई डायरेक्शनल फिनोमिना, तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल फिनोमिना, क्योंकि इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, लेकिन नेट रिजल्ट यही होगा क्योंकि इधर से पार्टिकल इधर ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। तो पहले एक लाइन लिखो जरा, ये लिखो, ऑस्मोसिस इज अ बाई डायरेक्शनल फिनोमिना। ऑस्मोसिस इज अ बाई डायरेक्शनल फिनोमिना। अब एक हेडिंग डालो, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जिसको लगा करके हम वाटर पार्टिकल का या सॉल्वेंट पार्टिकल का SPM से जो फ्लो है उसको रोक दें। वो प्रेशर जिसको लगा करके हम ऑस्मोसिस को रोक दें, वो प्रेशर जो कि इसके बराबर हो, जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। या हम बोलेंगे दिस प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये वाला है जो नीचे से ऊपर लग रहा है, और ऊपर से जो लग रहा है वो इसके बराबर है, तभी तो ये रुक गया यहीं पे। अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऑस्मोसिस भी रुक जाता है। तो लिखें जरा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में, अ प्रेशर दैट इज अप्लाइड to stop the flow of solvent particles through SPM is called is equal to, ऐसे कर लो, is equal to osmotic pressure। इसी में लिख दो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन में, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक, अब एक बात बताओ जरा मुझे, होता क्या है कि अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लो आपने वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर, और उसमें आपने डाल दिया 20 ग्राम शुगर,
और एक ले लिया आपने 1 लीटर वाटर, उसमें डाल दिया आपने 500 ग्राम शुगर, तो वो सॉल्यूशन इधर रख दिया 500 ग्राम वाला, और 20 ग्राम वाला इधर रख दिया। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये सॉल्यूशन बहुत ही पतला है और ये सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा हो गया है कंपेरेटिवली। बोलो यस और नो। और अगर मैं ऐसा करूं कि अगर एक सॉल्यूशन में डाला 1 लीटर वाटर में 20 ग्राम शुगर, दूसरे में डाल दिया 1 लीटर वाटर में 25 ग्राम शुगर, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वली है। नहीं समझ में आ रहे? दोनों में लगभग बराबर ही सॉल्यूट पड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा फास्ट होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, और जितना कम डिफरेंस होगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन में उतना ही ये जो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट है उतना ही स्लो होगा। नहीं समझ पा रहे? तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में दोनों सॉल्यूशन के, उतना ज्यादा फास्ट होगा मूवमेंट वाटर पार्टिकल का एसपीएम से, और उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे कि हायर इज द डिफरेंस in concentration of both solutions, in concentration of both solutions क्या होगा, comma faster will be movement of solvent particles थ्रू एसपीएम, और जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ऊपर, कॉमा लार्जर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही ज्यादा क्या लग जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। सी मींस कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे। एक चीज और है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये दोनों चीजें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी गई, बोथ हैव कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो जल्दी जल्दी वाटर पार्टिकल मूव करेंगे, ज्यादा प्रेशर लगता है, और टेम्परेचर कम रखेंगे तो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, कम लगेगा प्रेशर। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय इक्वेशन 1 और 2 मैं क्या लिख सकता हूं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी लिख सकते हैं। अच्छा, पाई इज इक्वल टू, मेरे को एक कांस्टेंट लगाना है तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया एस, पाई इज इक्वल टू एस सी टी। पाई इज इक्वल टू, अगर मैं सी को आगे और इसको इधर ले लूं तो कोई दिक्कत है, आगे पीछे कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सी एस टी भी हो सकता है। पाई इज इक्वल टू, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला अगर जनरली आपसे पूछा जाए क्या है तो आप बताएंगे एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है जनरली, एन अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी एस टी। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, वी को इधर पाई के पास, तो क्या हो जाएगा, ये पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। ठीक, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। टेम्परेचर है, अरे टेम्परेचर टी बताया ना अभी, टी टेम्परेचर सी कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब 11th में हम लोग पढ़ते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन। एक आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो यहाँ पे आप जरा कंपेयर करो, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये भी प्रेशर है, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, ये नॉर्मल कांस्टेंट है, टेम्परेचर और टेम्परेचर यहाँ भी है। तो मैं क्या करूं, ऑन कंपेयरिंग आइडियल गैस इक्वेशन विद इक्वेशन नंबर 3, मैं आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन 3 से क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं एस की जगह पर हटा के क्या लगा सकता हूँ, आर, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट ही है, सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो ऑन कंपेयरिंग आइडियल गैस इक्वेशन विद इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, एस
कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर। एस को हम किससे हटा सकते हैं? आर से। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज योर वन फॉर्मूला। अब रुक जाओ, अभी हम पाई इज इक्वल टू, अगर वी को मैं इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा? एन अपॉन वी एन आर टी। पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी हो गया। अगर मैं क्या करूं, पाई इज इक्वल टू एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। मोल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन मोलर मास। तो डब्ल्यू लगा सकता हूं, डब्ल्यू अपॉन एम। बोलो यस और नो? एन की जगह पे, बाकी आर ऐसा ही रहेगा और नीचे वी भी आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी, एम वी। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में लास्ट में फॉर्मूला डेराइव करा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेराइव करा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेराइव करा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हमें क्वेश्चन इसे दे दे, क्या दे देगा आपको? मैं आपको ये सारी बता देता हूँ। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? चलो सबको लिख देते हैं। पाई क्या है? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक। व्हाट इज आर? दिस इज गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज के बारे में बता दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। टी मीन्स टेम्परेचर, जो कि आप केल्विन में ही लेके चलेंगे। एम क्या है? एम इज मोलर मास ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्यूट। वी क्या है आपका? वी, वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी वैल्यूज आपको दे देगा। आपसे पाई पूछ लेगा, आप 2 मिनट में बता देंगे आंसर सारी वैल्यूज पुट करके। ठीक है ना? या फिर आपको एम भी पूछ सकता है। एम, अगर मेरे को यहाँ पे एम बताना हो तो मैं क्या करूंगा? क्यों भाई? अगर मेरे को एम बताना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसको? हाँ, मैं अगर मेरे को एम बताना हो तो चलो मैं पहले यहाँ तक नोट करो, है ना? एम बताना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। ये आ जाएगा। एम बताना हो, एम मीन्स मोलर मास, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो बताओ डेरिवेशन में। ठीक, नोट करिए। तो अभी हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी। इसी में आगे लिख रहे हैं, देखो, वी नो दैट फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अभी अभी लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट, मैं लिख सकता हूं पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों भाई? बोलो यस और नो। भाई सिंपल है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज इक्वल टू के सी। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन सी। बोलो अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, पाई 1 अपॉन C1 हो जाएगा। और फिर से अगर मैं करूंगा, चेंज करूंगा, इसको पाई 2 कर दूंगा तो ये C2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लो, दोनों को ले लो, पाई 1 अपॉन C1 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? पाई 2 अपॉन C2। सॉल्व कर लेंगे, पाई 2 यहाँ आ जाएगा, C1 ऊपर पहुंच जाएगा, बन क्या बन जाएगा फाइनली? पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे थोड़ा सा जरा मैं बात कर रहा था वैल्यू ऑफ आर के बारे में। वैल्यू ऑफ आर, आर इज व्हाट? दिस इज गैस कांस्टेंट। देखो आर की 2 मेन वैल्यूज हैं। एक तो रहती है 8.314, कई बार तो इसको लगाते हैं जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ये हमें कब लगानी है? ये जब लगानी है जब व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब, ओके, प्रेशर इज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन। तो ये सारी की सारी एसआई यूनिट्स हो गई। तो जब सारी यूनिट्स एसआई यूनिट्स में हो, देन यू विल यूज द वैल्यू ऑफ आर एज 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। और एक वैल्यू है पाई की 0.08214, या कई बार लोग इसे लिख देते हैं 0.83, और इसका यूनिट होता है लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको कब लगानी है? दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, एक ही है दोनों में से, तो उसको राउंड अप में कर दिया है। तो जब प्रेशर आपका किस में गिवन हो? एटीएम में, बोलो। और जब वॉल्यूम किस में गिवन हो? लीटर में, बोलो। और टेम्परेचर किस में गिवन हो? केल्विन में।
तब आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो सॉल्यूशन चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये वाली वैल्यू को ही मिलेगी आपको, ठीक है। जरा नोट करें, इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे।